शाहरुख को कोई बुरा भला कहता है या गाली देता है, then he reacts. आमिर खान ने आपके नाम पे कुत्ता पाला. I was very hurt. He is a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FTI can attest to his sycophantic nature. Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. कीचड़ उछालना, उसी में लौटना सिर्फ काम नहीं है सुअर का। कभी तबीयत से बॉलीवुड के दलदल में तो उतर के देखो, कितने नाचीज भरे पड़े हैं। रियाज कल्लू की इस शायरी में कितना सच है और कितना फसाना, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। जहां बॉलीवुड के कुछ स्टार्स ने पब्लिकली अपने को स्टार्स की ऐसी फजीयत की थी जो बॉलीवुड के काले पन्नों में आज भी दर्ज है। और इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं ओ तेरी वाले आमिर खान। देखो, जिगरी दोस्तों को अपने टुकड़ों पे पलने वाला पाला हुआ कुत्ता कहना एक बड़ी आम सी बात है, लेकिन समस्या तब होती है जब आप पब्लिक मीडिया में आकर ये बात कह देते। SRK और आमिर के बीच कुछ ऐसा ही हुआ। आमिर और SRK में इस तरह के नोक झोंक तो चलते ही रहती थी। जहां शाहरुख अवार्ड शो में आमिर की खूब फजीयत करते तो आमिर भी इंटरव्यू में शाहरुख की फिरकी ले लिया करते। बट एक बार तो आमिर खान ने हद ही कर दी। आमिर ने अपने ब्लॉग में शाहरुख को कुत्ता कह दिया, या कह सकते हो कि उन्होंने अपने कुत्ते को शाहरुख कह दिया। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? बेसिकली उन्होंने लिखा कि मेरी अम्मी और जुनैद पेड़ के नीचे बैठे हैं और शाहरुख मेरे पैर चाट रहे हैं। क्या लिखा था ये जरा मैं पढ़ के सुनाता हूँ लोगों को। अरे बाप रे, नहीं मत पढ़िए। आमिर खान ने अपने ब्लॉग में लिखा है, जज साहब आप सुने और जनता सुन ले। मैं एक पेड़ के नीचे अपनी अम्मी और जुनैद के साथ बैठा गेम खेल रहा हूं और शाहरुख मेरे पांव चाट रहा है। बीच बीच में मैं शाहरुख को बिस्किट दे रहा हूं। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। आमिर खान की इस ओछी हरकत के बाद उन्हें काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। और जब आमिर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने सार्केस्टिक वे में लिखी थी, ये सोच के लिखी थी कि शाहरुख को पढ़ने में मजा आएगा। SRK को ये बात पढ़ने में मजा आया या नहीं ये तो दूसरी बात है, बट आमिर की हरकतों की वजह से SRK के बच्चे उनसे जरूर नाराज हो गए। और जब ये बात आमिर को पता चली तो उन्होंने पब्लिकली इसके लिए माफी मांग ली। तो अगर मेरे तरफ से कुछ ऐसा हुआ है अनजाने में जिसकी वजह से उनके या उनके परिवार को चोट पहुंची है, तो मैं तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी देता हूं शाहरुख को और उनकी फैमिली को, क्योंकि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहूँगा। जहां तक अब देखो, कई लोगों का कहना है कि ये इंटेंशनली नहीं था। तो दुनिया में भाई इतने इनफाइनाइट नाम में से तुम्हें कुत्ते का नाम शाहरुख ही रखना था। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कंट्रोवर्सी की तरफ। तो देखो, लोगों को गरियाना ट्रोल करना, इसमें अगर किसी ने PhD की है तो वो है नो बॉल पे सीधा आउट का वर्डिक्ट देने वाली कंगना रनआउट। देखो, वैसे तो कंगना रनआउट ने बॉलीवुड से पब्लिकली काफी लोगों की इज्जत उतारी, स्पेशली करण जौहर और उनके 8-10 नेपो बच्चे। बट अगर अभी कंगना की हर इंसल्टिंग और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पे बात करनी होगी तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो तक बनानी पड़ेगी। तो इसलिए हम बस कंगना की मेजर इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स पे बात करेंगे। तो तुम्हें पता ही होगा कि एक टाइम जब ऋतिक और कंगना दोनों रिलेशनशिप में आए थे, और जिसे ऋतिक की सबसे बड़ी गलती भी बताया जाता है, तो इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। और आपकी अदालत में ऋतिक को इंसल्ट करते हुए कंगना ने बहुत कुछ बुरा भला कहा था, जैसे कि ऋतिक ने उनसे शादी का वादा किया बट वो मुकर गए, और कैसे ऋतिक ने कंगना की आईडी से लॉगिन करके खुद को 1439 मैसेजेस भेजे। तो भाई अगर ये बात सच है तो खुद से ही खुद को 1439 मैसेजेस भेजना इज नॉट फनी। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि 1439 मैसेजेस ही क्यों थे। 10-11 और भेज देते, टोटल में 1500 हो जाता। और कंगना ने आपकी अदालत में ऋतिक के बारे में कुछ इस तरह से बात की है कि भाई मुझे तो लगा कि वो एक रोस्ट वीडियो है। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गए जना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे माफ। फिर आ गए, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा देखो, तुम अपना दिमाग पहले बनाओ, तुमको करना है मुझसे शादी कि नहीं करना है। नहीं तुम तो इतनी भड़क गई हो। मैंने कहा यार, तुमने 15 दिन पहले कहा कि किसी को बताया तो नहीं तुमने हमारे बारे में, कौन कौन जानता है जो मैंने तुमको चीज, ये क्या है वो क्या, वो फोटो तुमने डिलीट किया। मैंने कहा तुमने इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात की और 15 दिन बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब तुम्हारी सब तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा तुम पहले अपना दिमाग मन बनाओ। तो उधर से भड़क गया कि हम आए तो हमको कोई ना रोके, हम जाएं तो हमको कोई ना रोके। ये क्या हो गया यहाँ पे? इसको तो क्वीन का सक्सेस तो इसके दिमाग में चढ़ गया। इसके बाद से एक बात तो समझ में आ गई कि सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियां ही रेड फ्लैग लड़के पसंद नहीं करते, हैंडसम लड़कों को भी रेड फ्लैग लड़कियां पसंद आ जाती। उर्मिला मातोंडकर के केस में तो कंगना ने हद ही पार कर दी और उन्हें PORN स्टार तक बता दिया। Well, one doesn't have to be a genius to figure that. For me, it's not very difficult to get ticket. I don't have to play with my life or to get my property ruined. Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. No, I know it's very blatant, but no, I want to ask you. She's not known for her acting for sure. What is she known for? For doing soft porns, right? If she can get a ticket, why won't I get a ticket?
कंगना की इस स्टेटमेंट लोगों को काफी ज्यादा एरोगेंट एंड डिसरिस्पेक्टफुल लगी, क्योंकि उर्मिला जी एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने काफी सारी आइकॉनिक मूवीज भी दी है, लाइक रंगीला, चमत्कार, और इवन उन्होंने लीग से हटके एक हसीना थी नाम की मूवी भी की थी, वो भी उस टाइम पर जब बॉलीवुड की बाकी एक्ट्रेस आई कैंडी वाले रोल प्ले करती थी। इसके बाद आती है इस साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। देखो, अरशद वारसी एक ऐसे स्टार है जिनको 2024 से पहले शायद ही कोई कंट्रोवर्सी में देखा गया हो। ये हमेशा से ही काफी शांति प्रिय प्रजाति के लोग रहे हैं, बट इस साल गम में डूबे अरशद वारसी रात 2 बजे तक दारू पीते हैं और सुबह हैंगओवर में ही इंटरव्यू देने निकल जाते हैं। मैंने एक कल्कि देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। ट्रेलर से बहुत खास तो नहीं लग रही। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब अमित जी वॉज अनबिलीवेबल। आई कांट अंडरस्टैंड दैट मैन यार। आई स्वेयर जितना पावर उन्हें ना थोड़ा सा मिल जाए ना, लाइफ बन जाए। पिक्चर मुझे प्रभास, आई एम रियली सैड, बट व्हाई वाज ही वाज लाइक अ जोकर। व्हाई? यू नो, आई वांट टू सी अ मैड मैक्स। तुमने उसको क्या बना दिया यार? क्यों करते हैं ऐसा? नहीं समझ में आता है। जो हॉलीवुड बहुत पहले से कर रहा है, हम अभी शुरू कर रहे हैं फिल्म लाइक कल्कि एंड किल एंड वी आर ट्राइंग ऑल दिस। आई थिंक करना चाहिए। साउथ करता है, साउथ बिंदास करता है, बहुत मजा आता है। दे आर सो एक्सपेरिमेंट, दे आर सो ब्रेव यार, दे जस्ट डू एनीथिंग। हम लोग इतना डर डर के काम करते हैं हिंदी फिल्म में। वेल, इसके बाद कई लोगों ने कहा कि अरशद के अंदर नसरुद्दीन शाह की आत्मा घुस गई है, वो भी बहुत गलत जगह से, इसीलिए वो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एक ऐसे स्टार के बारे में है जिसको आजकल लोग उसकी डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के लिए जानते हैं। हाँ, एक और काम के लिए जानते हैं, वो है धड़ाधड़ फिल्में छापना। लेकिन एक टाइम पर ये बंदा बॉलीवुड का बहुत बड़ा प्ले बॉय हुआ करता था। 90s के टाइम पर अक्षय और शिल्पा की जोड़ी काफी फेमस हुआ करती थी। ये दोनों जब रिलेशनशिप में थे तभी शिल्पा शेट्टी को रियलाइज होता है कि अक्षय कुमार उनकी भी ले रहे हैं और ट्विंकल खन्ना की भी ले रहे हैं। प्यार की बात कर रहा हूँ, प्यार की। इन दोनों ने साथ मिलकर अक्षय कुमार को एक इंटरव्यू में एक्सपोज करना चाहा और शिल्पा शेट्टी ने कहा कि कैसे अक्षय कुमार ने उन्हें यूज किया, जब कोई और मिल गई तो उन्हें छोड़ दिया। और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अक्षय कुमार उनके साथ 2 टाइमिंग्स भी करेंगे। इवन शिल्पा ने यह भी कहा कि अक्षय उनके लाइफ की फॉरगॉटन चैप्टर हो चुके हैं और वो अक्षय के साथ कभी काम नहीं करेंगे। बेसिकली भाई, अक्षय कुमार को शिल्पा शेट्टी धड़कन का रान समझ रही थी, लेकिन वो तो गरम मसाला के मैक निकले। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को अक्षय के बारे में ये बात जानकर थोड़ा शौक लगेगा, बट एक्चुअली 90s में अक्की सर बहुत बड़े वाले प्ले बॉय थे। जहां आजकल अक्की कुमार साल में 4 फिल्में करते हैं, तो उस टाइम पर साल में 4 अफेयर किया करते थे। नंबर 5 पर आते हैं सुरीली आवाज और जहरीली जुबान वाले अभिजीत जी। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ अभिजीत भट्टाचार्य की। हाँ, ये वही सिंगर है जिनकी आवाज में तो बहुत सादगी है, बट इनकी जुबान बड़ी जहरीली है। चुप कर बे कुत्ते। तो देखो, अभिजीत भट्टाचार्य और एसआरके का 36 का आंकड़ा रहा है। अभिजीत भट्टाचार्य ने इंटरव्यू में कई बार एसआरके के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी कहा है, और एक बार तो उन्होंने सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी जब उन्होंने कहा कि शाहरुख सुपरस्टार उनकी वजह से बने, उनकी गानों के वजह से बने, उनके गानों के बिना शाहरुख खान बिना तड़के वाली बासी दाल है। शाहरुख खान की लाइफ में क्या है? वो शाहरुख खान इज बादशाह, दैट्स माय सॉन्ग। ही से आई एम द बेस्ट, दैट इज मी, एंड ही से सारी दुनिया पर छा जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। ये 3 को हटा के वेर शाहरुख खान, मतलब शाहरुख खान यही तीनों है। शाहरुख खान क्या है कि हमेशा एक म्यूजिकल स्टार बन के आया। अभिजीत भट्टाचार्य के इस तरह का एरोगेंट वे में बात करना अबाउट अ सुपरस्टार उन्हीं के लिए भारी पड़ गया। जब शाहरुख खान से अभिजीत भट्टाचार्य की इस एरोगेंट बिहेवियर के बारे में पूछा गया तो शाहरुख ने कहा, जैक भैया, बड़े बड़े स्टार के साथ छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अभिजीत भट्टाचार्य जो सिंगर है, उन्होंने कहा है कि वो शाहरुख खान के लिए कभी कोई गाना नहीं गाएंगे। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? I don't know. I find this. Do you find this coincidence that everyone becomes very famous when they say they won't work with me? You know, they always write stories about people who say, हम शाहरुख के साथ काम नहीं करेंगे, हमने शाहरुख को पिक्चर से निकाल दिया, हम उसके लिए गाना नहीं गाएंगे। His decision, God bless. अब शाहरुख के ऊपर बात की है तो थोड़ी सलमान पर भी नजर डाल लेते हैं। वैसे तो पब्लिकली सलमान के अगेंस्ट कुछ भी बोलने का किसी के गांव में दम नहीं है, बट एक बार उनके पसंदीदा औरत ने उनके अगेंस्ट पब्लिकली बहुत कुछ कह दिया। ऐश्वर्या राय और सलमान की लव स्टोरी काफी पॉपुलर हुई थी, बट उससे भी ज्यादा पॉपुलर क्या था पता है? उनका ब्रेकअप सॉन्ग जो कर दे दिल की फीलिंग स्ट्रॉन्ग। सलमान की इमेज पर रेड फ्लैग नाम का काला धब्बा लग गया था। बात कुछ ऐसी है कि जब सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ तो वो न्यूज पब्लिकली सामने आई। वो ब्रेकअप नेशनल न्यूज बन गया और इस ब्रेकअप के बारे में ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में खुलेआम बात की और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के सारे काले चिट्टे खोल कर रख दिए। उन्हें कहा कि कैसे सलमान उन पर लगातार डाउट करते रहते थे। सलमान को लगता था कि ऐश्वर्या का किसी के साथ अफेयर चल रही है। ऐश्वर्या ये भी बताती है कि सलमान ने उनको कैसे फिजिकली और वर्बली अब्यूज भी किया। कई बार सलमान ने उन्हें चीट भी किया और ऐश्वर्या राय की इस स्टेटमेंट के बाद सलमान खान की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई। इवन आज तक सलमान को उन चीजों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। ताकि मेरे को कभी नहीं लगता कि संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सलमान खान से इंस्पायर्ड है। वैसे वांगा से याद है कि आगे वीडियो में हम वांगा के
के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हम उस आदमी के बारे में बात करेंगे जिसने एक बहुत बड़े टॉक शो में ऐश्वर्या राय के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया कि पब्लिक ने भी कहा कि ई का बोल दी। इमरान हाशमी ही वो स्टार है जिसने हमें बताया कि फ्रेंच बियर्ड के साथ साथ फ्रेंच किस नाम की भी कोई चीज होती। इन भाई साहब के गाने तो 90s किड के लिए शरारती अमेरिका के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से भी ज्यादा बेहतर हुआ करती थी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। बाकी हम तो पैदाइशी सिंगल और वर्जिन है सलमान भाई की तरह, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और अगर मुद्दे पर आए तो बात है कॉफी विद करण सीजन 4 की, जहाँ रैपिड फायर के टाइम पर इमरान हाशमी ने ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक बोल दिया। माचो सलमान, प्लास्टिक ऐश्वर्या। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। इमरान की इसी रिप्लाई के बाद उनको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, क्योंकि ऐश्वर्या राय एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड अपनी पहचान बनाई। और अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि शायद ऐश्वर्या और इमरान का कोई झगड़ा हुआ था, शायद इसीलिए उन्होंने इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी। बट यू विल शॉक टू नो कि इमरान तो कभी ऐश्वर्या से पर्सनली मिले ही नहीं। अब मिले ही नहीं तो झगड़ा किस बात का? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे MC के बच्चे हमको मिलकर पागल बना रहे, क्योंकि इस सेम एपिसोड के रैपिड फायर राउंड में जब करण जौहर ने पूछा कि व्हाट वुड यू स्टील फ्रॉम अभिषेक बच्चन, तो इमरान ने ऐश्वर्या राय का नाम लिया। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कभी नहीं। देखो मुझे नहीं पता कि कितना सच है और कितना झूठ, बट मुझे लगता है कि ऐश्वर्या को प्लास्टिक बोलना पहले से डिसाइडेड था, क्योंकि उस शो का थीम ही ऐसा है कि वहाँ पे बिना कंट्रोवर्सी क्रिएट किए वो शो रेलेवेंट ही नहीं रह सकता। बाकी अगर वो सब स्क्रिप्टेड नहीं था तो इमरान ने जो भी क्रिटिसिज्म फेस किया वो सब वो डिजर्व करते। बाद में इमरान ने ये बात जरूर कहा कि उन्होंने जो भी ऐश्वर्या राय को लेकर कहा वो मीन नहीं करते, बट ज्यादातर लोगों को उनकी अपॉलॉजी बस एक फॉर्मेलिटी लगी। और हम कॉफी विद करण की बात कर ही रहे तो उससे याद आया कि कैसे एक बार करण जौहर के चहेते स्टार ने उनको उसी के शो पे पटक के रेल दिया। जो करण जौहर इकलौता ऐसा प्राणी है जो बॉलीवुड का कहने के लिए तो बहुत पावरफुल इंसान है, बट स्टिल उसकी हरकतों की वजह से हर कोई उसकी बजा के जाता है। फिर चाहे वो उसे पसंद करने वाले लोग हो, फिर चाहे वो उसे ना पसंद करने वाले लोग हो लाइक कंगना, या फिर उनके चहीते रणबीर कपूर। और रणबीर कपूर का तो करण जौहर के शो कॉफी विद करण से अलग ही नफरत, क्योंकि एक टाइम पर इसी शो की वजह से रणबीर की इज्जत को बॉलीवुड के भरे बाजार में उछाला गया था। अरे मैं वो दीपिका पादुकोण वाले एपिसोड की बात कर रहा हूँ। और उस इंसिडेंट के बाद से ही कॉफी विद करण का नाम सुनते ही रणबीर कपूर की आत्मा कांप जाती। और जब एक पॉडकास्ट में रणबीर कपूर से उस शो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस तरह का रिप्लाई दिया। Aren't you tired of Coffee with Karan? I am. I was forced this season. I told him I don't want to come, and me and Anushka actually were going to protest and get the entire film industry together because to stop this, it's not fair because he's making money out of us. We come and we get screwed through the year. You know, and it's not right. It's not. क्या होता है हैम्पर में? बट ये Nothing. घंटा you get anything. Same iPhone you're getting. उस शो के इंसल्ट करने के साथ साथ उन्होंने करण जौहर को लेकर ये भी कहा कि वो और अनुष्का पूरी इंडस्ट्री को साथ लाएंगे और करण जौहर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि उस शो में सेलेब्स को बुला के कंट्रोवर्सी क्रिएट करके करण जौहर खुद तो बहुत पैसे छापता है, बट उन कंट्रोवर्सीज की वजह से उन सेलेब्स को पूरे साल नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है। अगले नंबर पर आते हैं एक फटी ढोलकी वाले चीचा नसरुद्दीन साहब। बॉलीवुड के उन कुछ गिने चुने एक्टर्स में से आते हैं जो कि कोई मुद्दे पर अपना ओपिनियन शेयर करने से हेजिटेट नहीं करते, बट आई थिंक फटी ढोलकी वाले चीचा को अब थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। अपनी आदतों से मजबूर नसरुद्दीन शाह इसी नेचर की वजह से बार बार कंट्रोवर्सीज में फंसते हैं। तो इस वीडियो में हम उस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे जब उन्होंने अनुपम खेर को क्लाउन बोल दिया। तो हुआ कुछ यूं था कि 2020 में जब एक इंटरव्यू में नसरुद्दीन शाह NTCA और NRC प्रोटेस्ट पर बात कर रहे थे, तभी वो अचानक से अनुपम खेर को लपेटे में ले लेते और कहते हैं कि अनुपम खेर एक क्लाउन है और उनके वर्ड को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। और इसके बाद ही अनुपम खेर ने भी बहुत ही स्मार्टली नसरुद्दीन शाह को रिप्लाई दिया था, और क्या रिप्लाई दिया था वो आप खुद ही देख लो। जनाब नसरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा, आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा। और अब जरूर कहना चाहूँगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप 1-2 दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक अनुपम।
और ठीक नसरुद्दीन शाह की तरह एक और इंडियन सेलिब्रिटी है जो अपने ओपिनियन देने या फिर किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले एक बार क्या 2 बार भी नहीं सोचता। वेल गेस करो कौन? आप में से कई लोग समझ चुके होंगे, हम संदीप रेड्डी वांगा की ही बात कर रहे हैं। देखो संदीप रेड्डी वांगा एक ऐसे डायरेक्टर है जो अपनी आर्ट को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी मूवी के बारे में अगर कोई भी कुछ बुरा भला कहे तो वो बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। और यही रीजन है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज और क्रिटिक्स को संदीप रेड्डी वांगा ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन उनमें से कुछ स्टेटमेंट सच में बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थी। जैसे कि आमिर खान की सेकंड एक्स वाइफ किरण राव ने जब मिसोजानी पर अपने व्यूज दिए तो उस बात पर संदीप रेड्डी वांगा ने बहुत ही एरोगेंट और डिसरिस्पेक्टफुल वे में किरण राव को रिप्लाई दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस औरत को कि जाके आमिर खान को पूछो कि खंबे जैसी खड़ी है लड़की या फुलझड़ी है, वो क्या था? Then come back to me. That is मतलब if you remember दिल मतलब ऑलमोस्ट रेप अटेम्प्ट तक लेके जाके उसका एहसास जताता है कि इसने गलत किया और उसको प्यार हो जाता है। ये सब क्या है? I don't understand why they attack like that before checking the surroundings. वांगा का ऐसा बिहेवियर बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। अब देखो वांगा जो बात यहाँ किरण राव को बोलते हैं अबाउट आमिर खान की मूवीज, वो बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि आमिर खान ने काफी सारी प्रॉब्लमेटिक मूवीज की हैं 90s में। बट यहाँ पर वांगा के बात करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था और डिसरिस्पेक्टफुल भी। और जिन आमिर खान की मूवीज की वांगा बात कर रहे थे उस पर भी किरण राव ने भी रिप्लाई दिया। तो देखो हमारे पास बताने के लिए तो बहुत कुछ है बट इस पार्ट में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है और आप इतनी टॉक्सिसिटी झेल भी नहीं पाओगे। सो अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर से स्पैम करना। बस 1500 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं, फिर तुम्हारा भाई जिनी की तरह बॉटल से निकल कर आएगा तुम्हारे लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने दोस्त की गेंद जलाते रहो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और हाँ 1500 कमेंट्स याद रखना हो जाने चाहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।